अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफ़क़त महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया है और जिस तरह हुआ वो पाकिस्तान की आवाम ने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा। अपोजिशन आज भी सरापा एहतजाज रही और अब की बार जो सबसे बड़ा इशू था अपोजिशन के पास वो PMDA जो मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस है, जो मुजव्वज़ा कानून है जो हुकूमत लेकर आना चाहती है, उसको लेकर अपोजिशन एहतजाज करती रही है। सहाफ़ी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर और पार्लियामेंट की राहदारी में सरापा एहतजाज रहे। ऐसा क्यों हुआ पार्लिमानी साल के आगाज़ पर, इससे मुतालिक भी आज डिटेल बात करेंगे। इसके अलावा जो गुज़श्ता रोज़ का मार्का था कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर फहरिस्त रही, मुस्लिम लीग नून दूसरे और आज़ाद उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे हैं। और आज जो बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर भी डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात की हम बात करें, बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बरतरी हासिल हुई है, लेकिन लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी यहाँ पे तो भारी अक्सरियत नून लीग को हासिल हुई है। यहाँ इरशाद साहब आपको क्या लगता है गलती कहाँ पे हो गई? देखें, अगर देखा जाए तो तीनों जमातों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इत्मीनान की बात यह है कि वो एक दफ़ा फिर वफाकी जमात के तौर पर सामने आई है। चारों सूबों में उसने सीटें ली हैं और ये इत्मीनान बख्श बात है। मुस्लिम लीग नून के लिए तशवीशनाक बात है कि वो फिर पूरी सुकड़ी है और पंजाब तक ही महदूद रही है, जो उसके लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। और पीपल्स पार्टी जिसके बारे में ये तस्वुर किया जा रहा था कि वो मुस्लिम लीग नून की जगह ले रही है और पंजाब में भी वो एंटर हो रही है, वो उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और वो जो प्रोपेगेंडा था या तवक्कुआत थी या ख्वाहिशात थी वो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो तशवीश की बात है, जो लम्हा फ़िक्रिया है, वो ये है कि उन पॉकेट्स में जिस 2018 के इलेक्शन में जहाँ उसने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहाँ उसका वोट बैंक मुतासर हुआ है। वजूहात क्या हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ वजूहात पेश करेंगे, लेकिन चूँकि शफ़क़त महमूद साहब हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे मालूम करेंगे कि शफ़क़त साहब, अगर हम ये बल्दियाती इलेक्शन से शुरू करें तो क्या ये जो पंजाब के जनूबी पंजाब में मुल्तान में जो सूरत हाल सामने आई, रावलपिंडी में जो सूरत हाल सामने आई, लाहौर में जो सूरत हाल सामने आई, इसको आप ये समझते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों को मुतासिर किया? आपका कोई कारकुन जो है वो मुतमईन नहीं है आपसे? आपकी पंजाब की क़यादत जो है, सियासी क़यादत भी और हुकूमती क़यादत भी, उसकी नाअहली है या नाक़िस कारकर्दगी है कि आप वहाँ जहाँ आपने 18 का इलेक्शन जीता अच्छी खासे मार्जिन से, वहाँ आपको सीटें कम मिली हैं? तो इसकी आप क्या तज्ज़िया करते हैं? देखिए शाह साहब, सबसे पहले तो बात यह है जो आपने शुरू में कही कि अगर इस वक्त मुल्क में कोई मुल्कगीर जमात है तो वो सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ है। क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ अगर आप सारे इलेक्शन पे नज़र दौड़ाएं तो हर जगह तहरीक-ए-इंसाफ कम्पेटिटिव थी, या जीत रही थी या हार रही थी थोड़े वोटों से। सो हर जगह एक उसकी प्रेजेंस थी, एक उसकी एक मौजूद थी। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के, और वो भी ज़्यादातर रूरल एरिया में, पंजाब के अंदर नून लीग और KP के अंदर कुछ ANP ने ली, कोई एक आधी पीपल्स पार्टी ने ली। सो मकसद ये है और बलूचिस्तान में बाप ने या तहरीक-ए-इंसाफ ने सीटें ली। सो ये एक खुशाइंद बात है कि एक कौमी जमात है जो कि तहरीक-ए-इंसाफ दोबारा साबित किया कि हम एक कौमी जमात है और वो नज़र आया आपको। बाकी रह गया मामला ये कि कुछ शहरों में परफॉर्मेंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप 2000 ग़ालिबन 15 या 16 की बात है जबकि पिछली दफ़ा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, तो उसमें अगर आप देखें तो लाहौर में हमारी परफॉर्मेंस कोई बहुत काबिल दीद नहीं थी, और ख़ास तौर पे कंटोनमेंट इलेक्शन में हमने 2 ही सीटें उस वक्त जीती थी, और अब भी मेरा ख्याल है कि तीन या 4 सीटें आई हैं। पिंडी में भी तकरीबन यही हाल था लास्ट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है।
बिल्कुल आप सही कहते हैं, हो सकता है कि इसमें बिल्कुल ज़रूर होगा, महंगाई का भी असर होगा और उसमें पार्टी के जो कारकुनों की लोअर लेवल पे मेहनत है उसका भी अमल दखल होता है, टिकट सही देना उस पर उसका भी अमल दखल होता है। लेकिन हमें इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा कि मुल्तान में अगर 9 इंडिपेंडेंट होते हैं तो लोगों ने इंडिपेंडेंट्स को वोट दिए। मेरी इत्तला के मुताबिक उनमें से 4-5 ऐसे भी थे जो कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह से बने हैं, लेकिन क्या उन्होंने टिकट क्यों नहीं लिया या हमने क्यों नहीं दिया उनको, क्या हमने गलत टिकट अवॉर्ड किए, तो ये सारे तज्ज़िये होंगे और हम तज्ज़िया करेंगे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मजमूई तौर पे अगर सारे मुल्कगीर सतह पे देखा जाए तो हम अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं, लेकिन कभी भी इत्मीनान जो है वो मुकम्मल उस पर बैठना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला। शफकत साहब, और एक आखिरी बात मैं कर दूं, जी, ये जो जनरल इलेक्शन होता है और जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि मैं 2 दफ़ा लाहौर से इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्लाह के फजल करम से जीता हूँ, तो मुझे पता है कि जनरल इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है और लोकल इलेक्शन की क्या सूरत हाल होती है। तो बहरहाल लेकिन जो भी परफॉर्मेंस जहाँ पे कमी है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। शफकत साहब, एक तो ये जो इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, ये बल्कि दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ के बाद आज़ाद हैं, फिर मुस्लिम लीग नून है। ये एक फ़नामिना जो है, आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद हर इलेक्शन में बढ़ रही है, तो क्या ये सियासी जमातों से एक मायूसी की सूरत हाल है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, आपने दुरुस्त फरमाया कि कौमी जो इंतखाबात होते हैं और जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं उसका मुख्तलिफ एक मिजाज होता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं वो हुकूमत के लिए जो भी हुकूमत मौजूद हो दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, उसकी उस अरसे की कारकर्दगी का एक मज़हर भी होते हैं, और दूसरा तरक्याती कामों के हवाले से बड़ा अहमियत होती है कि लोग उनके तरक्याती कामों से कितने मुतमईन हैं। तो पहला आज़ाद उम्मीदवारों वाला, दूसरा है कि आपकी कोई कारकर्दगी तरक्याती कामों के हवाले से इतनी कमज़ोर थी कि जहां आपके MNA हैं, MPA हैं, वहां भी आप बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीत सके। नहीं इरशाद साहब, अगर आप इसको एक रेफरेंडम के देख रहे हैं, कंटोनमेंट इलेक्शन बड़े ख़ास नौइयत के होते हैं, तो अभी भी सारी से ज़्यादा सीटें तो तहरीक इंसाफ ने ली हैं। तो इसका मतलब है कि मजमूई तौर पे अभी भी तहरीक इंसाफ जो है सबसे मकबूल जमात है मुल्क के अंदर। बाकी जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल लम्हा फ़िक्रिया भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है कि इतने इंडिपेंडेंट जो है वो क्यों इलेक्ट हुए। सो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि लोग जो हैं वो अगर किसी वजह से कुछ लोग हमारे से नाखुश हैं तो वो कोई ये नहीं है कि वो नून लीग की तरफ चले गए हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए हैं। वो हमें उन्होंने ज़रूर मैसेज दिया है कुछ बड़े शहरों में और जिसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन वो नून लीग की तरफ नहीं गए। लेकिन अगर आप देखें इरशाद साहब, तो मसला गुजरांवाला लें, गुजरांवाला ज़िले की सारी सीटें हम हारे जनरल इलेक्शन में जी, और अब वहाँ पे जो गालिबन 6 सीटें जो है ईद के सबसे बड़ी जमात गुजरांवाला में जो है वो तहरीक इंसाफ है। अगर सियालकोट में देखें सारी की सारी सीटें हमारे सियालकोट में, लेकिन अगर आप देखें 3 लिए हैं नून ने और 2 लिए हैं हमने। तो मकसद ये है कि ये अप एंड डाउन है, कहीं कहीं हमारी परफॉर्मेंस मसलन लाहौर में हमें तसल्ली बख्श नहीं है, रावलपिंडी में तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ हमारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हुई। जी ठीक है, बहुत सी जगहों पे आउटस्टैंडिंग भी रही है। शफकत साहब, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया, सदर ममलिकत खिताब कर रहे थे, पार्लिमान के अंदर अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, पार्लिमान की राहदारियों और पार्लिमान के बाहर सहाफ़ी एहतजाज कर रहे थे और बरतरफ मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे। एक खुशगवार माहौल में ये खिताब क्यों ना हो सका, और ये जो एहतजाज हुआ है और ये शोर शराबा जो हुआ है, क्या ये पार्लिमान का हुस्न है या हुकूमत की सियासी नाकामी है? हाँ, इसमें एक इजाफ़ा कर लें, ये जो आपने सहाफ़ियों के हवाले से और मीडिया हाउसेस के हवाले से नई कानून साजी का इस वक्त ढोल डाल दिया और खामखा अपनी मुखालिफ साहब में खड़ा कर दिया, ये कोई दानिशमंदी है इस वक्त इस तरह की कानून साजी करना और किसी को भी एतमाद में ना लेना? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि
इरशाद साहब, मैं 1990 में सियासत में हूँ जी और पहली दफ़ा पार्लियामेंट का मेंबर मैं 94 में बना था, जब मैं सेनेटर हुआ था। सो आज से तकरीबन 25, 26, 27 साल पहले की बात है। जी तो मुझे कोई याद नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंशियल खिताब ऐसा हो जो कि बग़ैर शोर शराबे के गुजरा हो। मुझे याद है ग़ुलाम इसहाक़ था तो उस वक़्त गो बाबा गो के नारे लगते थे। सही फिर बाद में जो दूसरे सदर आए, मुशर्रफ के ज़माने में मुझे याद है काफ़ी नारेबाजी हुई थी। फिर और भी थ्रू आउट होती रही है। ये हमारी परवेज़ सियासत मुशर्रफ का ने तो सब- आना छोड़ दिया था, पर परवेज़ मुशर्रफ ने तो जी, एक मुशर्रफ ने खिताब तो के आना बाद छोड़- आने ही छोड़ दिया था। तो हमारी सियासत का एक खासा बन गया है कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है उसके अंदर हमने ज़रूर एक शोर शराबा तमाशा करना है। तो ये अच्छी कोई खुशाइंद नहीं है, तकलीफ दह बात है और नहीं होना चाहिए। हमें बर्दाश्त करना चाहिए और एक बड़े गौर से सुनना चाहिए कि प्रेसिडेंट क्या कह रहा है। लेकिन बहरहाल कोशिश इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई तब्दीली आएगी। जहाँ तक ये मामला है कि इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ पहले भी हमेशा होते थे, कोई ना कोई इशू तो होता था। जहाँ तक ये मीडिया वाला जो कानून है, ये काफ़ी देर से फवाद चौधरी साहब जब पहले वज़ीर थे उस वक़्त भी आपको याद है कि उन्होंने इसको किया जी। था। और इसका मकसद जो है एक्चुअली तो वर्किंग जर्नलिस्ट की सपोर्ट करना है। और दूसरी बात ये है कि एक बिल्कुल ही अजीब सूरत हाल है हमारी मीडिया की कि सोशल मीडिया के लिए कोई अलग खाता बना हुआ है, प्रिंट मीडिया के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो एक मेरा ख्याल है कि जो कोशिश है वो ये है कि एक जामे कानून लाया जाए जो कि मुख्तलिफ मीडिया, और इसका मतलब खुदा न खास्ता बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त को कदगन लगाना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक पूरा एक निज़ाम ऐसा तरतीब दिया जाए जिसके तहत जहाँ जहाँ मसला सोशल मीडिया के ऊपर जैसे फहाशी फैल रही है या कोई और किसी किस्म की चीज़ें हैं तो उनके बारे में है, और मीडिया वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात है। और बहुत सारे, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि, लेकिन लाइसेंस और चीज़ का मिला हुआ है। लेट्स से कि लाइसेंस किसी बिजनेस चैनल का मिला है, उस पर न्यूज़ चैनल चला लिया है। सो बहुत सारी बेकायदगियाँ जो है वो है। तो इसलिए ये बाकी टाइमिंग जो है, कोई टाइमिंग ऐसे सेंसिटिव मामले में इरशाद साहब कोई भी टाइमिंग सही नहीं होता। ये जब भी आप इसकी तरफ जाएंगे तो नेचुरली एक रिएक्शन तो होगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए ये बड़ा अच्छा कानून है। शफकत साहब, इस बात पे मीडिया में कोई भी नहीं, फेक न्यूज़ को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे जो गंद है उसको भी किसी तंजीम ने डिफेंड नहीं किया। और CPNE की जो बात हुई फवाद चौधरी साहब से, उन्होंने वादा किया कि जी स्टेक होल्डर को एतमाद में लेकर ये सब कुछ होगा, लेकिन फिर अचानक पता चला कि जनाब वो इजलास बुला लिया गया है स्टैंडिंग कमेटी का मुश्तरका और उसको ब्रीफ किया जा रहा है। फिर पता चला कि जी कानून बन रहा है, बिल बन रहा है। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि इन सब को एतमाद में लेकर इनके सामने बिल रखा जाता और फिर उसके बाद इत्तेफाक राय हासिल करने की कोशिश की जाती, जब जो तंजीमें इसका मतलब मुतालबा भी कर रही थी, ख्वाहिश भी कर रही थी। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी सी कोताही तो गवर्नमेंट से हुई है ना। अच्छा, देखिए, कारकुन की आप बात कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए जुर्माना कारकुन सहाफ़ी के लिए रखा गया है कि जो गलत खबर देगा उसको 10 करोड़ जुर्माना होगा, इदारे को 25 करोड़ होगा। 10 करोड़ से तो मकसद जो उसको सहाफ़त से निकालना है उसको कोई सज़ा देना नहीं है, तंबीह करना नहीं। बहरहाल शाह साहब, बात यह है कि अभी तक तो ये फॉर्मली किसी पार्लियामेंट में कहीं नहीं आया और एक डिबेट चल रही है और उसकी मज़ीद भी गुफ्तगू शनीद होगी, मज़ीद बातचीत भी होगी। और मेरा ख़्याल है कि हुकूमत बातचीत के लिए दरवाज़े खुले हैं, कोई ये नहीं है कि बिल्कुल ही दरवाज़े बंद हो गए हैं। मैं आपको एक मेरी ज़िम्मेदार हैसियत है पार्टी में, मैं आपको कह रहा हूँ कि गुफ्तगू शनीद के लिए बिल्कुल दरवाज़े खुले हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ रेगुलेटरी नेचर की हैं। कोई बाकी फेक न्यूज़ देखें, ऐसी खबरें छप रही होती हैं जिनका ना कोई सिर होता पैर होता है। और एक मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं
प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्योंकि जुडिशल निज़ाम जो है वो जल्दी फैसला करने से कासिर है, तो इसलिए जो अगर मेरी कोई पगड़ी उछाल दे या खुदा ना खास्ता आपकी कोई पगड़ी उछाल दे, जी। तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि अगर आप अदालत में जाएंगे तो 10 साल आप भुगतेंगे जाके अदालत को, जी। और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा। तो ये एक जहाँ पे आज़ादी सहाफ़त हमारे लिए एक ईमान का हिस्सा रखती, इन द सेंस कि हमारे फेथ का हिस्सा है, हमारी पॉलिटिकल सारी जो हमारी है उसका हिस्सा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि हाँ, अगर आप और मैं, मुझे कोई रेमेडी नहीं है, मुझे कोई, अब एक शख्स ने बैठ के चंद माह पहले मेरे साथ वो किया जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। अगर कोई कानून होता जी। जहाँ पे जल्दी फैसले की तवक्को होती तो मैं उसको अदालत में ले जाता, लेकिन मुझे पता था कि अदालत में जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। सो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जो जिनकी बेइज्जती की जाती है, जिनके बारे में गलत खबरें छापी जाती है, जिनकी इज्जत को मलिया मेट किया जाता है, जिनकी तबाह किया जाता है, जिनकी सारी शोहरत को, उनके पास भी तो कोई रेमेडी होनी चाहिए। शौकत साहब, ये वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें क्या बुनियादी फ़ैसले हुए, कुछ आप बताएंगे हमें? वो बहुत सारी डिटेल की चीज़ें थी, जिसमें इम्तिहानात जो बोर्ड्स ले रहे हैं उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ बोर्ड्स की आपस में मुताबिकत नहीं थी, इसलिए उसको इकट्ठा करना ज़रूरी था। मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि जी हम 5% एक्स्ट्रा सारे देंगे जो कंपल्सरी मज़ामीन हैं उनमें, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट होंगे, जिसमें फ़ेल हो गए वो कैसे कैलकुलेट होंगे। सो ये बहुत सारे जो निटी ग्रिटी कह लें, छोटी जो चीज़ें हैं, उनके बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे कि जिसमें सारे पाकिस्तान में 30 बोर्ड हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे बोर्ड जो हैं वो बुनियादी फ़ैसले एक ही जैसे करें, ताकि किसी बच्चे के साथ ज़्यादती ना हो, किसी को ज़्यादा नंबर कोई बोर्ड ना दे दे, सब एक ही सफ़ में खड़े हों। और दूसरा, हमारे सारे मिनिस्टर्स का बड़ा स्ट्रॉन्ग ये ख्याल था कि अब स्कूल बंद नहीं, तालीमी इदारे बंद नहीं होने चाहिए। शफकत साहब, ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो बच्चों की प्रमोशन और नताइज से मुतालिक भी क्या कोई फ़ैसला हुआ है? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, वही ज़्यादा डिस्कशन तो उसी पे हुई कि उसके अंदर कई पहलू थे कि अगर उसके अंदर क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत थी ना। मसलन 5% एक्स्ट्रा नंबर हैं तो उसको किस तरह किया जाएगा, जो कंपल्सरी मज़ामीन हैं उनके नंबर किस तरह कैलकुलेट किए जाएंगे। अब अगर आप तफसील में जाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मसलन ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके हमने ये फ़ैसला किया था कि उनके टोटल मार्क्स जो हैं उसको हम कैलकुलेट करके उसकी एवरेज निकाल के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में वो नंबर हम दे देंगे। लेकिन फिर ये इशू उठा के अगर कोई एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है तो उसके नंबर कैसे कैलकुलेट होंगे। तो उसमें हमने फ़ैसला किया कि हम हर बच्चा जो एक सब्जेक्ट में फ़ेल होता है उसको 33 नंबर दे के उसको कैलकुलेशन में वो 33 नंबर शामिल हो जाएंगे। तो जो FA का FSC का है उसमें क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, तो अगर एक में फ़ेल होता है तो उसमें 33 नंबर लगा के उसकी जो एवरेज है वो निकाल ली जाएगी। सो इस तरह के को 5-6 बड़े मेजर इश्यूज़ थे। फिर हमने जो यकसा तालीमी निसाब है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो कुछ दुश्वारियाँ आ रही थी वो भी डिस्कस की, और मैं इंशाल्लाह कल या परसों इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मज़ीद तफसीलात का भी जिक्र करूँगा। ये यकसा निसाब तालीम जो है ये बेहतरीन फ़ैसला है आपका, लेकिन 2-3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो प्राइवेट स्कूल इदारे जो हैं बाज़ इसको डिनाई कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, किताबें अवेलेबल नहीं हैं मार्केट में। तीसरा, बाज़ हल्के ये एतराज़ कर रहे हैं कि इसमें इस्लामी शख्सियात या इस्लामी जो मवाद है वो उसको कम कर दिया गया, मिनिमाइज़ कर दिया गया है। इसके बारे में कोई है आपके पास अपडेट? जो नहीं, बल्कि जो आपने आखिरी बात की है उसके तो बिल्कुल उलट है, क्योंकि हमारे पे बहुत सारा एतराज़ ये है कि इस्लामी मवाद बहुत ज़्यादा है करिकुलम में, और उसमें तो बड़े बड़े अदारिये और बड़े बड़े कॉलम जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो होना चाहिए वो है वहाँ पे, और उसमें मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। लेकिन उसके अंदर
इम्प्लीमेंटेशन में जब देखें, जब आप एक इतनी बड़ी तब्दीली लेके आते हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में है कि सारे स्कूल जो हैं, चाहे मदरसे हों, स्कूल हों, सरकारी हों, लो फ़ी पेइंग हों, एलीट स्कूल्स हों, सबको हम एक ही निसाब के साए तले ला रहे हैं। तो शुरू में कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको हम रिज़ॉल्व कर रहे हैं और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे कोई एचसन कॉलेज है, चाहे कोई किसी किस्म का स्कूल है, किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। सारे सबको ये करना पड़ेगा और इंशाल्लाह होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वफाकी बराए तालीम शफकत महमूद साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे, आज जो पार्लियामान में हुआ और कल जो इंतखाबी मैदान में हुआ। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो आज पार्लिमानी साल का आगाज़ हुआ, जो सहाफ़ियों का एहतजाज था, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा ये कल के इंतखाब पे बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे इन्होंने सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल की हैं। पंजाब में आप समझते हैं कि इन्होंने अपनी हैसियत को बरकरार रखा है, और क्या नून लीग की जो आने वाली जो आम जनरल इलेक्शन है, इससे हम उस समत का तयन लगा सकते हैं कि नून लीग जानदार मुकाबला करेगी? देखें, नेगेटिव पॉजिटिव अगर हम सोचें ना, अगर मसलन पॉजिटिव सोचें तो इतनी 3 साल की जो मुश्किल सूरत हाल थी मुस्लिम लीग नून के लिए, लीडर जो हैं वो जेल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नैब में जा रहे हैं, नैब से वापस आ रहे हैं, तो उसमें अपनी साबका हैसियत को, यानी 18 के इलेक्शन की हैसियत को बरकरार रखना बज़ात ख़ुद एक कारनामा है या एक काबिल इत्मीनान बात है एक उसके लिए। दूसरे, अगर ये देखा जाए कि लाहौर और रावलपिंडी और मुल्तान और बहावलपुर में जो परफॉर्मेंस है, तो ये पहले से बेहतर सूरत हाल है, ये भी इत्मीनान बख्श बात है। लेकिन एक जो कौमी पार्टी है, एक कौमी जमात है, वो अगर पंजाब तक महदूद हो जाए और इस बात पे अगर मुतमैन हो जाए कि जी हमने 18 के इलेक्शन की तरह अपने हैसियत ठीक है, इरशाद साहब आप ये बात कंटिन्यू कीजिएगा, कोई अच्छी बात नहीं होगी, ये तशवीशनाक बात होगी। ठीक है, लेकिन जो कि राना साहब, राना तनवीर साहब ने ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, कल की आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी जमात की, ज़ाहिर है दूसरे नंबर पे आप आए हैं, ये आपकी नज़र में इत्मीनान बख्श है, तसल्ली बख्श है? जी देखें, बिल्कुल मैं सुन रहा था और उसमें मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें बिल्कुल इस रिज़ल्ट से कोई इतना ज़्यादा रिलैक्स होना नहीं चाहिए, या हमें बहुत ज़्यादा इस पर तवक्को नहीं करनी चाहिए कि ये एक रिज़ल्ट आया जैसे हमने ये सीटें ली हैं। गो जो आप बात कर रहे हैं कोई ओवरऑल नंबर 2 पे, नंबर 2 नहीं, ओवरऑल देखेंगे वोट तो आपको पता चलेगा कि वोट बहुत ज़्यादा हमें मिले। लेकिन इन हालात में जबकि एक सिलसिला आपको पता है जिस तरह इम्प्रेशन है या लोगों के जहनों में गो इन जो ये इलेक्शन है, इनमें शायद वो इंटरफेरेंस नहीं जो पिछले इलेक्शनों में होती रही है, तो वो रिज़ल्ट आए हैं। एक तो मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि ये एक लोकल बॉडीज़ टाइप इलेक्शन है, कंटोनमेंट बोर्ड है जिसमें वो काउंसलर ही शायद होते हैं या मेंबर बोर्ड के होते हैं, तो उसको जनरल इलेक्शन के साथ आप नहीं मिला सकते, उसकी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। जनरल इलेक्शन होता है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि पंजाब में तो एक जो आपके सामने है जो इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, लेकिन दूसरी तरफ जो सूबे हैं जिस तरह सिंध है या बलूचिस्तान है या KP के है, उसमें कोई शक नहीं कि स्पेस है वहाँ पे, हमने स्पेस लूज़ की है। और उसके रीज़न बता भी रहे थे इरशाद साहब कि जिस तरह के हालात हैं जो हमारे ऊपर चीज़ें कर दी गई हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात कर दी गए हैं, वो स्पेस हमें नहीं मिली पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। तो मैं समझता हूँ, लेकिन पार्टी के वोट को, वोट बैंक दोबारा वापस लेना स्पेस है, उस पर हमें काम करना चाहिए। और हम इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो टाइम आ रहा है, जो इलेक्शन में साल है, 1.5 है या 2 ही समझ लें, तो उसमें आप देखेंगे कि पार्टी को हर सतह पे नीचे से ऊपर तक और हर सूबे में
हम ऑर्गेनाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये वोट बैंक वापस आएगा। और 2023 का इलेक्शन हो या 22 में हो, आप देखेंगे फिर PMLN अपनी जो पोजीशन है वो गेन करेगी, रीगेन करेगी। और उसमें एक राणा साहब, जी, जी। ये आप रीगेन उस सूरत में कर सकते हैं कि पार्टी मुत्तहद हो और पार्टी का एक ही नैरेटिव हो, लेकिन इस वक्त तो हमें सूरत हाल नज़र आती है, आप हैं, ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं और दोस्त हैं, वो एक तरफ खड़े हुए हैं। रोज़ाना सामने आता है कि जनाब शाहिद खाकन अब्बासी साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं वो कोई और बात कर रहे होते हैं, जावेद लतीफ़ साहब कुछ और बात करते हैं। तो इस तरह अगर पार्टी के अंदर ही इत्तेहाद नहीं होगा तो फिर किस तरह गेन करेंगे और किस तरह अपना वोट बैंक वापस लेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है फिर बात शाह साहब आपकी दुरुस्त है, फिर मैं आपसे इत्फाक करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा वो फिनिशिंग की तरफ जा रही हैं। अच्छा, ठीक है, एक मुश्किलात थे जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आईं और अपने अपने अंदाज में आई, लेकिन अगर बॉटम लाइन देखें, अगर आप देखें कि सबका मकसद क्या है, किसी ने अपने तरीके से आवाज़ उठाई, किसी ने जब पार्टी पे इतने मुश्किलात हों तो फिर जो डायरेक्शन होती है या गाइडेंस होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। जिस तरह लीडरशिप हमारी बाहर है, जी मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके साथ वो जो को आप एक्सेस कह सकते हैं या ज़्यादा इंटरेक्शन वो नहीं है, जैसे चीज़ें थोड़ी सी डिसिप्लिन में या उलझती हैं। शहबाज साहब हैं, वो 2 दफ़ा पहले जेल में हो आए हैं, हर वक्त वो अदालतों में रहते हैं, कभी तारीखें साहब अदालत में, कभी FIA में, कभी किसी जगह। तो ये हमजा साहब हैं, इस तरह ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हुई हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ शाह साहब, आप बात ठीक कर रहे हैं, जी लेकिन चीज़ें अब तक जा रही हैं कि जिसमें पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी की तंजीम साजी की जाए, मोबिलाइज किया जाए अपने वोटरों को, नई जगह पे दोबारा हम पहुँचें सूबों में, और साथ ही साथ ये जो हमारी जद्दोजहद है इसको पॉलिटिकल ये स्ट्रगल है हमारी, ये एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, इस तरह आने वाले दिनों में इलेक्शन साफ शफाफ होते हमें नज़र आ रहे हैं। जी तो दूसरी तरफ जी ये भी है कि एक सिविलियन सुप्रीमेसी वाली बात जो करते थे, आईन और कानून की अमलदारी, पासदारी, मेरा चीज़ें उस तरफ भी बढ़ रही हैं। चीज़ें वही हैं जो हम कहते रहे हैं या कह रहे हैं या हमारे साथी भी कहते हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से अब बढ़ेंगे और हमारा मकसद जो है वो हासिल हो रहा है। राणा साहब, आप फरमा रहे हैं कि मियाँ साहब चूँकि मुल्क में नहीं हैं तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है, तो मियाँ जावेद लतीफ़ तो कहते हैं बस वो चंद दिनों में या चंद हफ्तों में वापस आ रहे हैं, तो आपकी इतला भी यही है, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? मेरी देखें जी, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को शायद कोई पता हो, ऑनेस्टली हमें जो मेरे पार्टी है एक हमारी, मुझे किसी जगह से भी किसी लेवल पे भी कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं मिली। अगर मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने कोई बात की हो किसी से, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें नहीं पता, मुझे तो वो पता है जो पार्टी का एक फैसला है, जी ये पार्टी का फैसला। मियाँ साहब अगर बाहर रहते हैं तो फिर अगले इलेक्शन में आपको बेहतर नतायज हो सकते हैं या उसका नुकसान होगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, अगर मियाँ साहब का इधर होना डेफिनेटली एक बहुत पार्टी को मजबूती मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा, हमारा वोटर जो है वो ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि मियाँ साहब ही हमारे लीडर हैं, कायद हैं, उन्हीं के पीछे सारे पार्टी के जितने वोट हैं नून के। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ शाह साहब कि जब तक ये पार्टी का फैसला है, जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं होती, डॉक्टरों को इजाज़त नहीं देते वो वापस ना आए। अगर उनकी वापसी का प्रोग्राम बनता है, डॉक्टरों को इजाज़त देते हैं, तो पार्टी में यकीनी तौर पे बात आएगी और यहाँ फैसला किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से याब हों, उनकी जो सर्जरी हैं 1 2 3 वो हो जाएं, तो वो आ जाएं। पहले भी जेलों में रहे हैं, वो कब नहीं रहे, पहले जब थे मुशर्रफ दौर में भी जेलों में बड़ी सख्त, कभी अटक किले में थे, कभी लांडी में थे, कभी किसी जगह पे थे। अब भी वो इधर वापस आए, जेल गए, डाला, फिर वो आपको पता है कोट लखपत जेल, हर जगह रहे हैं।
तो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सेहत उनकी ठीक होती है तो इंशाल्लाह ठीक है। राणा राणा साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि इस इलेक्शन में मुदाखलत नहीं हुई और सूरत हाल बहुत बेहतर है और आइंदा इलेक्शन में भी ऐसा होगा, तो इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई है और किसी किस्म की मुदाखलत का भी इम्कान नहीं है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता मिल गई है या किसी जगह पे कोई अरेंजमेंट है, लेकिन जो ये इलेक्शन हुए हैं जी, इससे अखज़ किया जा सकता है कि अब वो चीज़ें जो थी पीछे हमें शिकायत थी 2018 में, जिस तरह नेकड़ली सब कुछ हुआ, जी, या बाद में जिस तरह हमारे बाई इलेक्शन हुए, जिस तरह आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है उसमें कोई हमें इंटरफेरेंस नज़र नहीं आई। मैं एक पॉइंट में और बड़ा इम्पोर्टेंट है, हम कोई ऐसा इलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये कहते हैं जी हम कंट्रोवर्शियल पास में रहे हैं इलेक्शन, लिहाजा वो कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी है और एक्सेप्ट करना है सब ने इलेक्शन रिजल्ट, ताकि आगे बढ़े और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। मसला ये है कि अगर ये बात करनी है तो जिस पे मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हिस्सा ले रही हैं उसमें वो इस पे कंसेंसस नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर कोई भी चीज़ अगर हो तो उसको नहीं करना चाहिए। कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें और ज़्यादा शोर शराबा होगा, क्योंकि जितनी भी आज तक जी ठीक है। राणा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। थैंक यू वेरी मच राणा तनवीर साहब। आपका एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, आज जो पार्लियामान में हुआ नई बात नहीं है, जब सदर खिताब करते हैं तो ये अपोजिशन तो एहतजाज करती है, लेकिन ये पार्लियामान की राहदारी में जो सहाफ़ियों का एहतजाज और फिर पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों का धरना, ये भी शायद नई बात ना हो, लेकिन ये हुक्मरान जमात के लिए कितनी अलार्मिंग बात हो सकती है। और अवाम की जो जिन लोगों ने अवाम का दुख बयान करना होता है, पॉइंट आउट करना होता है, जब वही इस नहज पे आ जाएं कि वो भी एहतजाज करने लगें, तो फिर की क्या हुकूमत कहाँ खड़ी होती है? सदर के ख़िताब के दौरान जो हंगामा आराई है, ये तो एक बुरी रिवायत है जो अगर जारी भी है तो उसकी कोई माकूल शख्स, होशमंद शख्स, शाइस्ता शख्स तायद नहीं कर सकता। एक दौर ऐसा होता था, पहली दफ़ा जब 1973 के आइन बनने के बाद सदर का इंतखाब हुआ तो अपोजिशन ने उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया था कि सदर जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब होना चाहिए और वो सब का सदर होना चाहिए। उस वक्त ये होती थी कि स्पीकर का इंतखाब बिला मुकाबला होना चाहिए, सदर का होना चाहिए, ताकि स्पीकर पूरी असम्बली का स्पीकर हो और सदर पूरी कौम का सदर हो। खैर फिर वो रिवायत बरकरार नहीं रही, लेकिन ये हंगामा आ रहा है, उसकी आप तकरीर नहीं सुन सके। ये महज़ब रवैया नहीं है, कोई भी हुकूमत हो और कोई भी अपोजिशन हो। अगर माजी में तहरीक इंसाफ ने ये काम किया है तो गलत किया है, अगर पीपल्स पार्टी ने किया है तो भी गलत किया है। ग़ुलाम इसहाक़ खान के ख़िलाफ़ नारे लगे हों या सदर रफ़ीक तारड़ के ख़िलाफ़ नारे लगे हों या अब लग रहे हों, ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शख्स तो ऐसा मुल्क के अंदर होना चाहिए यार जिसको आप मुतनाज़ करार न दें, और फिर ऐसा नफीस और शाइस्ता सदर जो है जो बात भी करता है तो बड़ी महज़ब अंदाज में, तो आप उसके ख़िलाफ़ हंगामा आराई करके क्या साबित करना चाहते हैं? जहाँ तक ये PDMA का ताल्लुक़ है, देखें कोई भी जब कानून बन रहा होता है तो ना वो टोटली गलत होता है और 900% वो इत्मीनान बख्श और दुरुस्त होता है, उसमें पहलू होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो अभी तक कॉन्सेप्ट पेपर आया है, एक तो हुकूमत ने छुपा के रखा हुआ है कि असल बिल मुसवदा क्या है, जो मुसवदा क्या है वो पहले दिन आना चाहिए था, उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। एक कॉन्सेप्ट पेपर दिया गया, उस पर जो एतराज़ात थे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पेपर आया तो उन एतराज़ात को एड्रेस ही नहीं किया गया था, रफ़ा नहीं किया गया था, वो उसी तरह का उसी तरह दोबारा एक दे दिया। फिर एक जनाब परफार्मा आ गया, वो पता चला इसके अलावा है और उसका उन्होंने कहा तंजीमों से कि जनाब इसका यस और नो में जवाब दें। तो ये कोई तरीका नहीं है। सोशल मीडिया, ये यूट्यूब चैनल्स और ये फेक न्यूज़ का इशू जो है, कोई भी मीडिया हाउस उसकी तायद नहीं कर सकता, कोई भी जेन्युइन जर्नलिस्ट उसकी तायद नहीं कर सकता। जो कुछ गंद सोशल मीडिया पे है वो उसको हम कोई दिफा नहीं कर सकता।
मेरा नहीं ख्याल कि कोई तंजीम हुकूमत के इस इकदाम की मुखालफत करे। क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि जो सहाफ़ी हैं या सहाफ़ती तंजीमें हैं, जो सहाफ़ती इदारे हैं, वो दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं। तो हुकूमत को एक दफ़ा मिल बैठ के एक तवील नशिस्त होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब कहते हैं हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, पहले भी लिए, नहीं, उन्होंने CPNE के साथ उनकी मीटिंग हुई। CPNE ने बतौर इदारा उनसे कहा कि हम आपसे तामुन करेंगे, हमें इस आइडिया से बिल्कुल जो है एतराज़ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है कि आप उनको अगर इकट्ठा करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, अगर आप सोशल मीडिया को लगाम देना चाहते हैं बिल्कुल आप करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फेक न्यूज़ का ख़ात्मा करना चाहिए। कौन सा जेन्युइन जर्नलिस्ट है वो कहेगा कि फेक न्यूज़ होनी चाहिए, उसकी परमिशन होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम लेकिन देखिए गलती जो है ना, गलती ह्यूमन एरर तो दुनिया के हर काम में मैं उसकी मिसाल देता हूँ। लेकिन उसके मेरा सवाल ये है, अगर 10 करोड़ आपको या मुझे, इवन मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मुझे जुर्माना हो जाए, मैं तो दादा की जागीर बेच के भी वो अदा नहीं कर सकता। नहीं, इस पर मैं आ रहा हूँ। मैं जो बात फेक न्यूज़ की भी है वो भी एक वेग टर्म है। मैंने कुछ ऐसा रिपोर्टिंग भी की है। एक खबर मैंने फाइल की, 100% दुरुस्त खबर, एक समरी मूव हुई एक काउंसलर को नाअहल करार देने की जी, गवर्नर ने उस पर ओके कर दिया। आखिर में जाके जब वो नोटिफिकेशन होना था उस समरी को रोक लिया गया किसी वजह से, गवर्नर जिलानी का दौर था। मैंने खबर दी कि फ़लाँ आदमी को नाअहल करार देने का फ़ैसला हुआ है, गवर्नर ने साइन कर दिए हैं समरी पर। दूसरे दिन तरदीद आ गई, पता चला जनाब वो समरी जो है गायब कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अब 100% मेरी खबर दुरुस्त थी। अब चूँकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है या हुकूमत ने अपना फ़ैसला बदल लिया है, हुकूमतें रोज़ फ़ैसले करती हैं फिर बदल देती हैं, तो इसका मतलब है मैं फेक न्यूज़ फाइल की है मैंने, ऐसी तो बात नहीं है। तो इसलिए ये जुर्माना आप जब कर रहे हैं, ये कौन फ़ैसला करेगा कि ये जो ख़बर किसी रिपोर्टर ने दी है वो बदनीयती से दी है या नेकनीयती से दी है, एक बात। दूसरी ये है कि वो ख़बर वाकई सही थी या गलत थी, क्योंकि आप फ़ैसला करेंगे, उसकी ख़बर आएगी, आप फ़ैसला तब्दील कर देंगे, आप कहेंगे उसने झूठ बोला है, गलत किया है। एक चीज़। दूसरा, आप 25 करोड़ रुपया जुर्माना कर रहे हैं इदारे पर। हमने ये कहा, मैंने ख़ुद एक जो मीटिंग थी उसमें बात की कि देखें, एक है किसी जुर्म की या किसी गलत चीज़ की हौसला शिकनी करना, उसके लिए ये जुर्माने जो होते हैं ये वो हौसला शिकनी करने के लिए होते हैं कि ये काम दोबारा ना हो। उन इदारों को बंद करने के लिए नहीं होते। एक आदमी अगर चोर है उसको जो सज़ा दी जाती है वो इसलिए होती है कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने और दोबारा चोरी ना करे। उसको कत्ल नहीं कर दिया जाता जी, कि इसका हल यही है कि जनाब उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो जुर्म की नोयत के मुताबिक आप सज़ा, आपने ये कर दिया, आप कहते हैं आपकी नीयत सही होगी जी, हम तो ये मैक्सिमम रखा है। लेकिन जब आप कोई शख्स फैसला साज करेगा तो उसको तो हक हासिल हो जाएगा ना। आप इदारे बंद करना चाहते हैं। ज़रा सियासी एंगल पे आते हैं। आपने बड़ा अच्छा इसका एनालिसिस किया है जी। शफकत महमूद साहब ने कहा कि ये जब भी हमें छेड़ना था तो इस पर रिएक्शन यही आना था, लेकिन इन हालात में जब पाकिस्तान के अंदर एक इत्तेहाद और इस्तेहकाम की ज़रूरत है, ये बेवक्त की रागनी नहीं है? बेवक्त की रागनी नहीं थी, लेकिन बना दी गई है जी। स्टेक होल्डर के साथ अगर बामकसद मुशावरत होती, जारी रहती, जितना भी वक्त लगता, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन जल्दबाजी जो होती है ना हुकूमतों की, या चीज़ें छुपाने का जो आदत होती है, वो फिर मामलात को ख़राब करते हैं। आज देखें, वो इदारे यानी अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि जनाब पेशा सहाफ़त, सहाफ़ती इदारे जो हैं इमरान खान को इक़्तिदार में लाए कि कई साल तक उनकी डफली बजाते रहे। हकीकत भी यही है। और आज वो अपोजिशन और सहाफ़त जो है एक तरफ खड़े हुए हैं और हुकूमत अकेली तनहा नज़र आ रही है। तो ये इस हाल तक किसने पहुंचाया है?
तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बाज आ जाना चाहिए और दोबारा मुज़ाकरात इरशाद की तरफ आना साहब चाहिए। जब 2014 का धरना था और 2011 के बाद अक्टूबर मीनार पाकिस्तान वाले जलसे के बाद जिस मोमेंटम के साथ पीटीआई आई थी, तो न्यूज़ रूम, उस वक्त जो न्यूज़ रूम थे, टेलीविज़न की न्यूज़ रूम, वो वक्त के वज़ीर-ए-आज़म का टाइम काट के इमरान खान साहब को कवरेज दिया करते थे। नहीं, ये देखें, जो भी पॉपुलर लीडर होगा उसको कवरेज हमने देनी है। इससे पहले नवाज शरीफ को भी ये कवरेज मिलती रही। अखबारात उस वक्त थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी कवरेज मिलती थी। ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस हद तक चले जाने की वक्त नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ है, जनाब मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब बीमार हैं, शिकवा भी और किया शिकवा उन्होंने ये किया है कि हुकूमत का कोई आला अहदेदार, अदना अहदेदार उनकी मिजाज पुरसी के लिए नहीं आया। यहाँ कोई अदाकार, कोई क्रिकेटर, कोई दूसरा फ़नकार बीमार हो तो हम फूलों का गुलदस्ता लेके पहुँच जाते हैं, पहुँचना चाहिए। लेकिन एक शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया है, जो इस कौम का मोहसिन है, उसकी मिजाज पुरसी भी ना करना जो है, मैं समझता हूँ बहुत ही नारवा बात है, अफसोसनाक बात है। और जनाब इमरान खान साहब को, उनके साथियों को इस पर सोचना चाहिए। हमारे दोस्त और तहरीक पाकिस्तान के, तारीख़ पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर दानिश्वर मुसन्निफ़ डॉक्टर सफदर महमूद साहब इंतकाल गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। ये मैं समझता हूँ ये भी कौमी सानिया है जी तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों के लिए। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद करे। इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपका इजाज़त दीजिए।